नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। बिहार चुनाव से पहले आपने एक शब्द बड़ा सुना होगा, वो था SIR। अब SIR क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये विपक्ष और सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच में सबसे बड़े विवाद का मुद्दा क्यों बना ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरों को याद करिए। आप याद कीजिए इस तस्वीर को, जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात कहते थे और जब बिहार में SIR की बात आई तो राहुल और तेजस्वी वोट चोरी, SIR और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक बड़ी यात्रा पर निकल गए। याद कीजिए ममता बनर्जी को जो SIR के खिलाफ पश्चिम बंगाल के सड़कों को लंबे समय तक नापती रही। याद कीजिए उन दृश्यों को जो संसद के अंदर आपको देखने को मिलते थे, जब इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद SIR के विरोध में खड़े होते थे और संसद को कई दिनों तक, या इनफैक्ट मैं ये कहूं कि कई हफ्तों तक नहीं चलने दिया। याद आ गए ये दृश्य? आपको अब याद आ गए होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बिहार के चुनाव भी खत्म हो गए, तमिलनाडु के खत्म हो गए, पश्चिम बंगाल के खत्म हो गए और इन चुनावों के बाद अब जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों में जीती है। केरलम के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी जीती है, वहीं तमिलनाडु के अंदर विजय की सरकार बनी है। मैं ये मानता हूं कि इन सरकारों के बनने के बाद तमाम चीज़ों पर विवाद के ऊपर पानी फिर जाना चाहिए था, लेकिन ये विवाद लगातार होता रहा क्योंकि ममता बनर्जी ने हारने के बाद कहा है कि वोट चोरी हुई है। इसी तरह से बाकी राज्यों के अंदर, बिहार के अंदर भी इलेक्शन कमीशन के रोल पर सवाल उठाए गए, SIR पर सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि गलत वोट काटे गए। अब इलेक्शन कमीशन को क्या हक है? इलेक्शन कमीशन को हक है कि वो वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करे। ये एक्सरसाइज लगभग हर चुनाव के वक्त होती है, लेकिन इसके साथ एक और प्रक्रिया होती है, वो होती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसमें क्या होता है? इसमें यह तय किया जाता है कि कौन वोटर है और किसका नाम वोटर लिस्ट के में होना चाहिए। अब वोटर लिस्ट में क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, दूसरा ये कि वो 18 साल से ऊपर का हो और उस राज्य में कहीं रह रहा हो जहां की वोटर लिस्ट के अंदर उसका नाम है। इसी के आधार पर वोटरों को डिसाइड किया जाता है। लेकिन जब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की बात आई तो कई सारे आरोप लगे। आरोप ये लगा कि ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी अपने मतलब की वोटर लिस्ट बंधवाना चाहती है और उसके जरिए वोट चोरी करना चाहती है। आरोप ये लगा कि दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े समाज के लोग और प्रवासियों के वोट काट दिए जाएंगे। आरोप ये लगा कि जानबूझकर ये किया जा रहा है ताकि वोटर के अंदर भय का माहौल आए और वो सत्ताधारी पार्टी के लिए वोट करें। आरोप ये भी लगा कि वोटर लिस्ट में SIR करके जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इलेक्शन कमीशन माहौल तैयार करना चाहता है। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। बीजेपी ने तमाम संस्थाओं को कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। ये तमाम संस्थाएं बीजेपी और सरकार के इशारे पर काम करती हैं। ये आरोप तो लगते रहे थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में बड़े तगड़े ढंग से विपक्षी नेताओं को करारा जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विपक्षी नेताओं की जितनी भी आपत्तियां थी वो बिल्कुल गलत थी। उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को न केवल SIR करने का कानूनी और संवैधानिक अधिकार है, बल्कि वोटर कौन होगा ये अंततः तय इलेक्शन कमीशन ही करेगा। क्या इसके बाद राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्या इसके बाद ममता बनर्जी माफी मांगेंगी? क्या इसके बाद तेजस्वी यादव माफी मांगेंगे? इन तमाम चीजों का हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज का इलेक्शन कमीशन का यह फैसला क्या कहता है। तो अगर ये कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी को और इलेक्शन कमीशन के अधिकारों को एक तरह से डिफाइन करके बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि ऐसा करके लोग बार बार किसी और पर नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के सिस्टम पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां आलोचना करें यहां तक तो ठीक है, विपक्षी पार्टी सरकार के खिलाफ
बात करें, यहां तक तो ठीक है, सरकार के खिलाफ आरोप लगाए यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये आरोप संस्थाओं पर और सिस्टम पर लगने लगे तो इसका दूरगामी परिणाम होता है। लोग तो ये कहते हैं ना कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार संस्थाओं को कंट्रोल कर रही है, सरकार विपक्ष को दबा रही है, सरकार विपक्ष के नेताओं के साथ जानबूझकर जो है वो केसेस दाखिल कर रही है, सरकार वोट चोरी कर रही है, सरकार एसआईआर करके मनमाने तरीके से वोट काट रही है, सरकार जो है वो घुसपैठियों पर सीधी कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन जब इलेक्शन आती है तो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती है। कई तरह के आरोप सरकार पे लगते रहे हैं, लेकिन सरकार पर आरोप लगने के साथ साथ मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार पर यह आरोप क्या इसलिए लग रहे हैं क्योंकि विपक्ष की दाल नहीं गल रही। लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी बने हुए हैं और चुनाव दर चुनाव विपक्ष को हार झेलनी पड़ती है। इसका हम फिर किसी दिन विश्लेषण करेंगे कि विपक्ष में आखिरकार फंडामेंटल कमियां क्या क्या हैं, क्या बुनियादी दिक्कतें हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा यह समझ लेते हैं। सबसे पहले तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो गैर संवैधानिक है। इलेक्शन कमीशन इस तरीके से एसआईआर नहीं कर सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि एसआईआर में खामी नहीं है, ये प्रक्रिया संवैधानिक है। दूसरा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को एसआईआर करने का अधिकार ही नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने 126 पेज के जजमेंट में साफ साफ कहा है कि चुनाव अधिकार के पास एसआईआर का अधिकार बिल्कुल एसआईआर का अधिकार है। और उनका ये भी कहना था कि ये जो एसआईआर कराई जा रही है ये इसलिए कराई जा रही है ताकि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन को फायदा मिल सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईसी के पास एसआईआर और ईसी का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है और वाकई में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस तरीके से अपनी मनमर्जी से नाम जोड़ने और घटाने का अधिकार नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ईसी को नाम जोड़ने और हटाने का अधिकार नहीं है। और उनसे ये कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए और इसे गैर संवैधानिक करार दिया जाए। एसआईआर की इस प्रक्रिया को रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इनकार कर दिया था, बिहार चुनाव से पहले इनकार कर दिया था जब इस पर 21 पीआईएल आई थी और एसआईआर के समर्थन में मात्र 1 पीआईएल। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि एसआईआर को गैर संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा अपने इस जजमेंट में क्या क्या कहा है। एसआईआर में ईसी ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया। एसआईआर कराने के लिए ईसी के पास वैलिड रीजन था। देश में एसआईआर जारी रहेगा, इस पर रोक नहीं लगेगी। वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया। ईसी को नियम और प्रक्रिया तय करने का पूरा अधिकार है। आपको याद होगा बिहार के वक्त 11 जो है पहचान के प्रमाण पत्रों की इलेक्शन कमीशन के अंदर बात की गई थी। इस पर भी ऑब्जेक्शन आया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसमें कुछ और पहचान के जो प्रमाण पत्र या पहचान के जो कागज हैं उसको जोड़ने की बात कही थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया। बिहार चुनाव हारी, महागठबंधन बुरी तरीके से, कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दलों की बुरी हालत हो गई। उसके बाद भी ये बात आया कि ईसी, एसआईआर और वोट चोरी के कारण हम हार गए, ये भी बात सामने आई। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो फैसला आया है वो सिर्फ बिहार से जुड़ी याचिकाओं पर आया है, लेकिन बिहार में जो कुछ हुआ और एसआईआर हुआ उसके बाद जब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और बाकी राज्यों में एसआईआर करने की बात की गई तो स्टालिन ने इसका तगड़ा विरोध किया। स्टालिन के साथ साथ और किसने विरोध किया? ममता बनर्जी ने तगड़ा विरोध किया और ममता बनर्जी का तो इस पूरे मसले पर मुखर विरोध रहा। इसीलिए हमने सवाल पूछा है कि क्या राहुल, ममता और तेजस्वी इस बात पर सरकार से और देश की जनता से माफी मांगेंगे कि हमने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो संदेह व्यक्त किए वो गलत थे।
क्या अब वो देश के सामने इस बात को स्वीकारेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हम उसे सही मानते हैं और इलेक्शन कमीशन अब पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं है? खैर, कोई राजनीतिक पार्टी या कोई भी व्यक्ति अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटता और राजनीतिक पार्टी तो इस मामले में ज्यादा बेशरम होती है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, लेकिन उनके लिए ये तगड़ा झटका है कि जिस इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बेहद बदनाम करने की कोशिश की, जिस पर तमाम सवाल उठाने की कोशिश की है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरी तरह से उनके इस प्रयास पर पानी फेर दिया है। ममता बनर्जी की बात मैंने क्यों की? क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया और उसके बाद जो नाम काटे गए और उसमें जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के आधार पर नाम काटे गए, उसमें कई मामलों पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। जो नाम कटे हैं और जो जीत हार का अंतर रहा है, उसको लेकर भी एक नए दस्तावेज जो है तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हैं। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में जो चैलेंज किया गया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ममता बनर्जी की बात तो सुनी गई थी, लेकिन जब एक बार एसआईआर की प्रक्रिया को संवैधानिक कहा जा चुका है, कानूनी कहा जा चुका है, ये कहा जा चुका है कि ईसी को ऐसा करने का पूरा हक है, तो मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल के बारे में जो पिटीशन सुनी जा रही हैं, उसके बारे में एससी कोई चमत्कारिक फैसला दे देगा, मुझे इसकी उम्मीद कतई नहीं है। यहां पर भी पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है या जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं या अन्य संगठन हैं जिन्होंने एसआईआर के खिलाफ पिटीशन लगाई थी, उनको भी एसआईआर के मसले पर मुंह की खानी पड़ेगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि विपक्षी पार्टियां सिचुएशन का आकलन करने में कहां गलत हो जाती हैं। आप देखिए क्या क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश राहुल गांधी और बाकी लोगों ने की। 2019 का चुनाव याद करिए, 2019 के चुनाव के अंदर ये कहा गया कि चौकीदार चोर है, ये कहा गया कि राफेल के मामले पर भ्रष्टाचार हुआ है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या किसी भी तरह के संदेह से इनकार कर दिया। इसके बाद भी राहुल गांधी ये कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है, और उनको इस बयान के बाद सार्वजनिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट से अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी। ये तो एक मामला हुआ। कुछ एक मामले ही होंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टियों या उनके नैरेटिव को राहत दी है। कई सारे मामलों में और जो विपक्षी पार्टियां, उनसे जुड़े संगठन, उनसे जुड़े नेता सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ जितने भी नैरेटिव खड़े करने की कोशिश विपक्षी पार्टियों ने की है, राहुल गांधी ने की है, उसमें ज्यादातर में उन्होंने मुंह की खाई है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि एसआईआर की इस प्रक्रिया को कानूनी और संवैधानिक खड़े किए जाने के बाद क्या राहुल गांधी अब भी वोट चोरी का मसला उठाएंगे? क्या राहुल गांधी अभी भी इलेक्शन कमीशन के कॉम्प्रोमाइज होने का मुद्दा उठाएंगे? क्या राहुल गांधी ये कहेंगे कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके? मुझे लगता है राहुल गांधी ऐसा कहने से चूकेंगे नहीं। वो इस नैरेटिव को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद राहुल गांधी देश को क्या इस नैरेटिव पर कन्विंस कर पाएंगे? कहना एक बात होती है, देश की जनता को कन्विंस करना दूसरी बात, और उसके आधार पर उनका वोट पा लेना एक तीसरी बात। जाहिर सी बात है, मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी तमाम ऐसे मामलों में और मोदी सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक स्ट्रांग नैरेटिव बिल्ड करने में अभी तक असफल साबित हुए हैं। और यही हाल इस बार पश्चिम बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी का कमोबेश हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी इसी आधार पर वोट चोरी की बात कही थी। उनका ये भी कहना है कि वोट चोरी हुआ है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या राहुल गांधी, ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के लोग कोई नया और स्ट्रांग नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं या इसी तरह इन्हीं मामलों में अटके रहते हैं? आपको ये वीडियो कैसा लगा?
क्या राहुल गांधी और ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव को इस मसले पर माफ़ी मांगनी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।